गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लॉर्ड रिपन। भारत में जितने भी गवर्नर जनरल या वाइसरॉय आए उनमें सबसे लोकप्रिय लॉर्ड रिपन रहे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वाइसरॉय रहे। भारत का इनसे पुराना नाता था। 1866 से 1868 2 वर्षों तक ये भारत सचिव के पद पर भी रहे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जिस समय लॉर्ड रिपन की भारत में नियुक्ति हुई उस समय ब्रिटेन में लिबरल सरकार थी। बेंजामिन की सरकार जा चुकी थी, डिज़रेली की, और लॉर्ड ग्लैडस्टन की सरकार आई थी। लॉर्ड ग्लैडस्टन बहुत इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, जो 4 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। और इनको जो इनके समर्थक हैं वो कहते हैं GOM, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंग्लैंड। जबकि जो इनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि गॉड्स ओनली मिस्टेक, कि भगवान ने केवल एक गलती करी कि लॉर्ड ग्लैडस्टन को पैदा कर दिया। तो ब्रिटेन में 2 तरीके के जो पार्टीज हैं, लिबरल जो थोड़े उदारवादी थे और कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी थे। तो ग्लैडस्टन उदारवादी थे। तो जब लॉर्ड रिपन यहां पर आ रहे थे या भारतीय मामले की बात चली तो उन्होंने 2 चीज कही। नंबर 1 कि हमारा रहना भारत के निवासियों के लिए हितकारी हो, और दूसरी बात उन्होंने कही कि हम भारतीयों को ये एहसास दिला पाएं और समझा पाएं कि हम उनके लिए फायदेमंद हैं। तो जैसी सोच प्रधानमंत्री की थी वैसी ही सोच लॉर्ड रिपन की थी। लॉर्ड रिपन जहां तक हैं वो एक बहुत ही ईमानदार और वृहत दृष्टिकोण, जिसका बहुत ब्रॉडर आउटलुक था, ऐसा व्यक्ति था, और वो लोकतंत्र में विश्वास रखता था। 1852 में जब वो हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बना तो उसने एक स्पीच दी, और स्पीच के साथ 1852 में उसने एक पैम्फलेट बांटा, और उस पैम्फलेट का टाइटल था द ड्यूटी ऑफ द एज। इसमें वो लोकतंत्र की बात करता है। वो कहता है कि लोकतंत्र में को निर्धारित करने के लिए 2 कारक हैं। पहला कारक ये है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने देश के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, या उसका जो प्रभार है उसमें हिस्सा मांगने का अधिकार है। और दूसरा जो वो बात कही उसने इस पैम्फलेट में, वो कहा कि स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट। वो कहता है कि स्वशासन राजनीति में सबसे ऊंचा और महान सिद्धांत है, और ये वो सबसे सुरक्षित नींव है जिस पर कोई भी राज्य शांति से टिका रह सकता है। तो लोकतंत्र के प्रति जो उनके विचार थे उसी से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि वो किस हद तक उदारवादी थे। जब वो कलकत्ता में आए और उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी तो उस स्पीच में उन्होंने इतने कहा कि मुझे मेरे कार्यों से परखना, मेरे शब्दों से नहीं। वे भारत के प्रति अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को भली भांति जानते थे। उन्होंने जो भी सुधार किए उन पर सब पर ह्यूमैनिटेरियज्म यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण की मोहर है, और उन्होंने भारत के प्रशासन में भी उदारवादिता के निर्णय लिए थे। अब जिस समय लॉर्ड रिपन यहां पर आए उस समय तक भारत में उबाल की स्थिति थी, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से। और इसका कारण था उनसे पहले आए हुए लॉर्ड लिटन की नीतियां। उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषाओं को प्रतिबंधित कर दिया था।
शस्त्र अधिनियम बना दिए थे। उनकी पॉलिसियों की वजह से जो महाअकाल था वो इस कदर विकराल हो गया कि लोगों को अपनी भूमि, गहने, बच्चे सब बेचने पड़ गए थे। और जो जहां तक हमारे यूथ का प्रश्न है, उन्होंने उसको कमजोर करने के लिए जो आईसीएस की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। तो लिटन की ये जो पॉलिसियां थी, ये जो नीतियां थी, उसने भारत में पुनः क्रांति की स्थिति पैदा की। लेकिन लॉर्ड रिपन ने आकर स्थिति को संभाला और उसने भारतीयों के घावों पर मरहम लगाना प्रारंभ किया। इसमें जो सबसे पहली चीज उसने की वो था रिपील ऑफ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, जिसमें भारतीय भाषाओं की जो प्रेस थी उस पर नियंत्रण किया गया था, वो उसने पूरा समाप्त कर दिया। लेकिन उसके साथ एक और एक्ट था, 1878 में ही बना था, सी कस्टम। सी कस्टम में क्या होता था कि जैसे जो जहाज में सामग्री जा रही है उसकी चेकिंग कि क्या उसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं जा रही है, उसको उसने बनाए रखा था। और एक बार यही सी कस्टम में हिंदुस्तानी गदर नाम के बहुत सारी प्रतियां पकड़ी गई थी और उसने इस चीज को कंटिन्यू रखा। अब उसने सबसे पहला जो बड़ा काम किया भारत में वो था फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। अब ये ध्यान रखना कि भारत में श्रमिकों के ऊपर जो पहला विधेयक है वो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 है। अब इसको लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कारखानों में जो बच्चे हैं और जो श्रमिक थी उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी। बच्चों का लगातार शोषण किया जा रहा था और काम जो किया जा रहा था वो इन खतरनाक परिस्थितियों में किया जा रहा था कि जान माल का खतरा बना हुआ था। तो उसने जो फैक्ट्री एक्ट लाए वो उसमें मेन रूप से वो बच्चों के लिए था। उसमें पहली चीज ये आई कि बच्चों का रोजगार प्रतिबंधित कर दिया गया। 7 वर्ष के नीचे का कोई भी बालक किसी कारखाने में काम नहीं कर सकता था। दूसरी बात, उसने बच्चों के घंटे निर्धारित किए, यानी कि 7 वर्ष की अवस्था से 12 वर्ष की अवस्था के बीच जो बालक होते थे वो केवल 9 घंटे काम कर सकते थे। 9 घंटों से ज्यादा उनसे काम लेना प्रतिबंधित था। इसके अलावा तीसरी चीज उसने जो बाल श्रमिक हैं उनके लिए किया कि महीने में 4 दिन की छुट्टियां कंपलसरी हैं। 4 दिन आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। इसके बाद मशीनें जो थी, आज आप देखते हैं बड़ी सिक्योर्ड मशीनें देख लेते हैं, लेकिन उस समय वो मशीनें खुले में लगी रहती थी और हमेशा हादसों को आमंत्रित करती थी। इसलिए ऐसी जो खतरनाक मशीनें थी उनके चारों तरफ बाड़ बनाने का अनुरोध किया गया और कहा गया कि अगर इसको नियम को नहीं मानोगे तो कारखाना बंद कर दिया जाएगा। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से उन मशीनों के आगे बाड़ बनाई गई। इन सब का देखने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की गई, इंस्पेक्टर्स, दे वेयर नॉमिनेटेड एंड अपॉइंटेड, जो ये देखते कि फैक्ट्री में ये सारी व्यवस्थाएं मानी जा रही हैं या नहीं। पर यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारा फैक्ट्री एक्ट उन कारखानों पर लागू होता था जिनमें श्रमिकों की संख्या 100 या 100 से अधिक होती थी। तो ये पहली चीज उन्होंने बच्चों के सुधार के लिए और श्रमिकों के सुधार के लिए किया। दूसरा जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है भारत में वो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीय विकेंद्रीकरण। देखो,
वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत भारत में लॉर्ड मेयो ने की और इसके सफल रहने पर लिटन ने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और रिपन ने इसमें और अधिक उत्तरदायित्व सौंपने का साहस किया और उसको निश्चित दिशा में आगे बढ़ाया। इसने क्या किया कि जो फंड्स मिलते थे उन फंड्स को 3 मद में बांटा, 3 हेड्स में बांटा और वो है इंपीरियल, प्रोविंशियल और डिवाइडेड। इंपीरियल में जो राजस्व आता था वो कस्टम से आता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से आता था, रेलवे से आता था, ओपियम या अफीम की खेती से आता था, सॉल्ट या नमक से आता था, मिंट से, पेपरमिंट से और लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। उसके बाद जो प्रोविंशियल राजस्व था वो जेल से जो मिलता था, मेडिकल सर्विसेज से जो मिलता था, प्रिंटिंग से या रोड बनाने से मिलता था, या जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन से बनता था वो प्रोविंशियल हेड के अधीन आता था। और डिवाइडेड में आता था जैसे एक्साइज का है ड्यूटीज, उसके बाद स्टैंप्स पे है, जंगलात है, रजिस्ट्रेशन है, ये सारा कुछ डिवाइडेड पे आता था। अब इंपीरियल में क्या होता था, सारा धन इन जो चीजों से आ रहा है, इस मद से आ रहा है, तो वो सारा धन संग्रह केंद्र सरकार का होता था और इस आय से वे अपने केंद्रीय खर्चों को निपटाता था। जो प्रोविंशियल होता था वो प्रांतों के पास आता था, ये सारा का सारा धन संग्रह प्रांतीय सरकारों के पास जाता था। पर यह संग्रह इतना नहीं था कि प्रांतीय सरकार पूरा अपना काम चला ले, इसलिए केंद्रीय सरकार राजस्व, भू राजस्व का कुछ निश्चित हिस्सा प्रांत सरकार को देती थी ताकि वो अपना जो कार्य है वो कुशलता से कर पाए। और जहां तक ये डिवाइडेड का है तो ये सारा का सारा पैसा केंद्रीय मद और प्रांतीय मद इन दोनों में डिवाइडेड हो जाता था, बराबर बराबर। आधा केंद्र सरकार को चला जाता था और आधा प्रांतीय सरकारों के पास आ जाता था। अब इसका लाभ क्या था? इसके लाभ आप इन पांचों को देख सकते हैं। सबसे पहला स्थानीय राजस्व, ठीक है, ये अपना जो राजस्व है उसका सृजन करने लगे, यानी कि प्रांतीय सरकारों को अपने बजट को संतुलित करने के लिए जो स्थानीय कराधान है उसका अधिकार मिल गया। और इसका क्या हुआ कि उनकी जो वित्तीय आत्मनिर्भरता है या जो आवश्यकता है वो बढ़ी, यानी कि अब उनको केंद्र से बहुत ज्यादा पैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। दूसरा है स्थानीय स्वशासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लॉर्ड रिपन का सबसे बड़ा कार्य है, उसको एक नई दिशा दी, उसको एक शुरुआत दी जो आगे चलकर पंचायती राज संस्थाओं के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद नागरिकों की भागीदारी। इसमें पहला प्रयास यह किया गया कि जो भारत के मूल निवासी हैं और जो यूरोपियन हैं उनके बीच में सहयोग को प्रोत्साहित करना, जिसके परिणाम स्वरूप जो निर्णय लेने की प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ गई। एक पॉइंट था इसमें प्रशासनिक कुशलता। अब बंटवारा हुआ पैसे का, यानी कि सेंट्रल मद में इतना पैसा है, प्रांत पे इतना पैसा है, तो अब जब प्रांतों पे सीधा पैसा आ रहा है तो उसकी जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनकी जवाबदेही बन गई कि भाई आपके पास इतना पैसा आया, आपने किस मद में कितना खर्च किया। तो इससे प्रशासन में सुधार होने लगा। उसके बाद संस्थाओं को मजबूती मिली, जैसे शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाएं हैं, गांवों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, तो इनको मजबूती मिल गई। ये स्थानीय स्तर पर और प्रभावी ढंग से कार्य को करने लगे। और एक बात ध्यान रखना कि लॉर्ड रिपन ने जो
फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन या वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया था, वो सीधा सीधा जुड़ता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, स्थानीय स्वशासन से, जो 1882 में लागू हुआ। और लॉर्ड रिपन का भारत में यह सबसे उत्कृष्ट कार्य है। आपको याद होगा, जब आप पैम्फलेट की बात कर रहे थे तो लॉर्ड रिपन ने एक बात कही थी कि स्वशासन राजनीति में सबसे ऊंचा और महान है, और यही वो नींव है जिस पर किसी राज्य की शांति टिकी होती है। तो उसने इसको पालन भी किया और भारत में इस चीज का प्रारंभ भी किया, और इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक माना जाता है। अब उसका उद्देश्य क्या था? यानी कि वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहता था और शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना चाहता था। अब स्वशासन में क्या हुआ? सबसे पहली चीज हुई कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। स्थानीय स्तर पर सत्ता कई चीजों में डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। नगरमा पालिका और जो जिला परिषद हैं, उनको कुछ शक्तियां मिल गईं, अपने आप के लिए एक शक्ति मिल गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थानीय निकाय थे जिनमें लोग चुन के आते थे, और जब वो चुन के आते थे तो उनको जो चुनने वाले लोग थे वो भारतीय नागरिक थे। तो एक भागीदारी बढ़ने का प्रारंभ इस स्वशासन से हुआ। अब इसमें क्या किया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां तो जिला बोर्ड बनाए गए, जिनमें कुछ शक्तियां भी निहित थी और उनको कुछ कार्य भी दिए गए थे, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर नगर पालिका बोर्ड बनाया गया। और सबसे बढ़िया बात जो इन्होंने करी वो ये था कि इसमें अधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, ना के बराबर हस्तक्षेप था। उनका हस्तक्षेप कहां होता था? जब ये संस्थाएं या बोर्ड किसी चीज के लिए लोन मांगते थे, या इसके अलावा कोई म्युनिसिपल की भूमि है उसका हस्तांतरण हो रहा है, या कानून बनाए जा रहे हैं या नियम बनाए जा रहे हैं, तब तो अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जहां तक उनकी जिम्मेवारियां और कर्तव्य हैं, उसमें अधिकारियों का हस्तक्षेप ना के बराबर था। इसके अलावा तीसरा, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में। जहां तक आपको मालूम है कि भारत में जो शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपया दिया गया था, वो 1813 के चार्टर एक्ट से दिया गया। वो पैसा पड़ा रहा, झगड़ा होता रहा कि भारत में जो शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम से दिया जाए या स्थानीय भाषाओं से दिया जाए। एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट ये दो ग्रुप हो गए, लेकिन अल्टीमेटली 1854 में वुड्स डिस्पैच बन गया। अब ये वुड्स डिस्पैच चलता रहा, जो उसने अपनी रिकमेंडेशंस की थी, जो प्रस्ताव दिए थे, उसके आधार पर चलता रहा। पर 1854 से 1880 यानी कि 26 वर्षों तक केवल वुड्स डिस्पैच ही चल रहा था। तो इसलिए लॉर्ड रिपन ने, एक उनके मेंबर थे डब्ल्यू हंटर, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जो हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इसके 2 उद्देश्य थे। सबसे पहला था टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, भारत में शिक्षा की जो प्रोन्नति हो रही है या जो विकास हो रहा है उसका पुनर्निरीक्षण करना। और दूसरी चीज ये थी कि इंग्लैंड में जो मिशनरीज थी वो लगातार प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि वुड्स डिस्पैच के आधार पर भारत में शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो इन दोनों बातों से लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन को नियुक्त किया। हंटर कमीशन हर प्रांत में गया, सब जगह घूमा, और उसके बाद उसने अपने रिकमेंडेशंस या अपना ये सारी चीजें दी। तो सबसे पहले वो प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है।
वो कहता है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विस्तार दोनों की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरी चीज वो ये कहता था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको जो जिला बोर्ड है या जो म्युनिसिपल बोर्ड है उनके अधीन कर देना चाहिए। ये सीधा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को डेवलप करना चाहिए। जहां तक सेकेंडरी एजुकेशन या जो माध्यमिक शिक्षा है उसके लिए उसका रिकमेंडेशन था कि ये 2 प्रकार की होनी चाहिए। एक ऐसी पढ़ाई बच्चा करे ताकि वो यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर ले और अपनी आगे की पढ़ाई करे। और दूसरा वो कहते थे कि शिक्षा का एक ऐसा भी तरीका होना चाहिए जिसमें बच्चा व्यावसायिक अध्ययन करे, वोकेशनल ट्रेनिंग करे और वो अपने काम धंधे में लग जाए। तो माध्यमिक शिक्षा के विषय में उनके ये 2 पॉइंट्स थे। इसके बाद एक चीज और थी कि उस समय जो कॉलेजेस थे वो मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन ये सारे के सारे गवर्नमेंट ओन्ड थे, सरकारी थे। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी स्थान मिलना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो ग्रांट इन एड या सरकार के अनुदान से अपने स्कूल्स को चलाएं और उनमें जो वो हों फैसिलिटीज हों वो उसी के बराबर हों जैसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होती हैं। इसके अलावा उनका एक और इम्पोर्टेंट था कि सरकार माध्यमिक और जो कॉलेज शिक्षा है उसको अपने प्रत्यक्ष प्रबंधन से मुक्त करे। डायरेक्ट मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट का है उससे वो मुक्त करे और उनको खुद अधिकार दे कि वो ग्राउंड लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे अपने आप को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा एक पॉइंट और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए चिंता की थी और उसके विस्तार की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं वहां पर तो महिलाओं के कॉलेज भी हैं और महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं, लेकिन प्रेसिडेंसी से बाहर निकलकर जितने भी क्षेत्र हैं वहां महिला शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। उसमें सुधार लाना चाहिए और जगह जगह महिलाओं के लिए भी कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद ये हंटर कमीशन का मतलब एक शिक्षा का एक कंसेप्ट था जो बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने वो प्रयास किया था कि सरकारी जो नियंत्रण है वो शिक्षा पे से हट जाए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरे इंग्लैंड में भूचाल मचा दिया था और वो है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल विवाद। ये जो एक सीपी इल्बर्ट थे ये लॉ मेंबर थे लॉर्ड रिपन के और उनसे बैठकर एक विधेयक बना और वो पारित हुआ। ये विधेयक पारित हुआ 2 फरवरी 1883 में, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन व्यक्तियों पर आपराधिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया। देखो, केसेस 2 तरीके के होते हैं, एक सिविल केस होता है और एक आपराधिक केस होता है। सिविल जमीन और इन सारी चीजों से संबंधित होता है और अपराध क्रिमिनल होता है। तो भारतीय जज सिविल केसेस तो सुन सकता था, लेकिन जो आपराधिक मामले थे उसमें भारतीय जज को यूरोपियन लोगों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। अब 1861 में पीनल कोड बन गया, यानी कि
पूरे भारत में जो कानून व्यवस्था है वो एक जैसी लागू हो गई। लेकिन ये परिवर्तन नहीं हुआ कि आपराधिक अगर मामला है तो यूरोपियन जज ही यूरोपियन का मामला सुनेगा, भारतीय जज नहीं सुनेगा। जब ये विधेयक पारित हुआ तो जो यूरोपियन समुदाय था उसने इसका कड़ा विरोध किया, और इसका एक कारण भी था। उस समय प्लांटेशन होता था कैश क्रॉप के लिए, जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी। उन जो किसान खेती कर रहे होते हैं उन्हें मारा पीटा जाता था, और कई कई बार इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था कि वो किसान मर जाता था। लेकिन चूंकि मामला यूरोपियन जज के कोर्ट में आता था, तो अगर मामला हल्का है तो उसको छोड़ ही दिया जाता था, और अगर बहुत ज्यादा कोई बड़ा मामला फैला है तो थोड़ा सा कोई पनिशमेंट दे के या दंड देकर उस यूरोपियन व्यक्ति को बरी कर दिया जाता था। अब ऐसे सारे यूरोपियंस इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक डिफेंस एसोसिएशन बनाई लॉर्ड रिपन के खिलाफ, और इसके लिए उन्होंने एक फंड भी बनाया ताकि उसमें पैसा इकट्ठा कर पाए, और उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपया उस फंड के लिए इकट्ठा कर लिया। जगह जगह प्रोपोगंडा फैलाया जाने लगा। उसमें सबसे पहला वो ये कहते थे कि कोई निगर का मतलब होता है काला आदमी, वो हमारा न्याय करेगा। दूसरा कि वो हमें जेल भेजेगा, और तीसरी चीज वो ये कहता था कि क्या वो हमारे ऊपर अधिकार चलाएगा। और उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि अगर ये सारी चीज हो रही है तो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने गवर्नर जनरल या वायसरॉय रिपन पर आरोप लगाया। उनका यह मानना था कि वायसरॉय रिपन अपने ही लोगों पर आक्रमण कर रहा है, और स्थिति यहां तक बिगड़ी कि जब वो आसाम के दौरे पर रिपन जा रहे थे तो उनको अगवा या अपहरण करने की योजना भी बना ली गई थी। और भारत में ही नहीं, ये सारा विरोध इंग्लैंड में भी होने लगा। वहां पर जो एक समाचार पत्र था टाइम्स, उसने इसके काफी विरोध में लिखा, और यहां तक रानी को भी थोड़ी शंका हो गई कि भाई ये लॉर्ड रिपन क्या कर रहे हैं। और अल्टीमेटली इतने सारे प्रेशर से लॉर्ड रिपन को अपने उस विधेयक को थोड़ा बदलना पड़ा, जिससे उसकी मूल भावना समाप्त हो गई। अब निर्णय यह हुआ कि अगर कोई यूरोपियन अपराधी है तो वो जूरी की मांग कर सकता है, और उस जूरी में 12 न्यायाधीश का पैनल बैठेगा, जिनमें कम से कम 7 यूरोपियन होंगे। तो ये एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, और इसने बहुत महत्वपूर्ण, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसने क्या कर दिया भारत के लिए। इसके अलावा एक राज्य था मैसूर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1831 में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यह कहा कि यहां पर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, और इसके आधार पर उस देशी रियासत को अपने में मिला लिया गया। बाद में जब उसकी इंक्वायरी बैठी तो ये समझ में आया कि भाई जो अत्याचार थे वो इतने ज्यादा नहीं थे, जबकि उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया। अब ये तो बात हो गई कि भाई गलती नहीं है मैसूर राज्य की, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जब गवर्नमेंट आ गई, वो वापस रियासत को फ्री करने के पक्ष में नहीं थे। लॉर्ड रिपन ने यह भी कर दिया। उन्होंने मैसूर को, उस समय का जो रूलर था उसकी तो डेथ हो गई थी, लेकिन उसके उत्तराधिकारी को मैसूर वापस कर दिया। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और देशी रियासतें थी, उनके बीच का जो संबंध था, उनकी प्रकृति इसने लॉर्ड रिपन ने बदल दी थी। अब इसके क्या क्या आगे, जैसे हम ये कहते हैं कि लॉर्ड रिपन ने भारत का राजनीतिक जीवन यात्रा प्रारंभ कर दी। अब जब एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जैसी घटना हुई और डिफेंस एसोसिएशन बन गई,
तो जो भारतीय थे उनकी समझ में ये आया कि भाई संगठन में तो बहुत ताकत है, संगठन तो चीजों को बदल सकता है। और ठीक 2 वर्षों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन के रूप में आई और आगे चल के वो इतनी प्रभावी हो गई कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी स्वतंत्रता को वापस ले लिया। तो बहुत सारी चीजें लॉर्ड रिपन हमें ऐसी दे गए जिनसे हमारी जो राष्ट्रीय चेतना है वो जागृत हो गई। हमें अपना जो अपमानित जीवन हम जी रहे थे उससे हम बाहर निकल के आए। भारतीयों को यह महसूस होने लगा कि भारत भारतीयों का है और वो आगे बढ़ने लगे। भारत में लॉर्ड रिपन बहुत लोकप्रिय रहे। शिक्षित भारतीय कोई भी हो वो उनका बहुत सम्मान करते थे। इसका कारण यह है कि वे भारतीयों को ब्रिटिश नागरिकों के समकक्ष लाना चाहते थे। उनकी नीयत बिल्कुल सच्ची थी और उनके विचार उच्च थे। और सबसे बड़ी चीज कि वो नस्लीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। पर एक तो कार्यकाल बहुत कम था, वो उसको इन यूरोपियंस ने या जो ऐसे और तबके थे उन्होंने उसको पूरा भी नहीं होने दिया। और फिर लॉर्ड रिपन वो अपने सिद्धांत के बड़े पक्के थे। ग्लैडस्टन ने मिस्र पर आक्रमण किया और उसके खर्चे का एक भाग भारत के ऊपर डाल दिया। लॉर्ड रिपन को यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने कहा यह गलत है, इंडियन एक्सचेकर पर वो वजन क्यों आएगा, और वो समय से कुछ पहले ही रिजाइन करके चले गए। लेकिन जब लॉर्ड रिपन भारत से वापस जा रहे थे तो सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होकर रो रहे थे। इससे ज्यादा एक व्यक्ति अपने जीवन में और एक प्रशासनिक पद पर रहते हुए इससे ज्यादा कुछ नहीं पा सकता। थैंक यू।